अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़नामा एक्सप्रेस के आज का पहला आर्टिकल है, राव मंजर हयात साहब का नकोलस बावकार तरीके से मसाइब को झेलता रहा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। राव साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, नकोलस दोम रूस का आखिरी शहंशाह यानी ज़ार था। 23 बरस बिला शिरकत गैर हुकूमत करता रहा। इसका अंजाम क्या हुआ, कुछ देर बाद अर्ज़ करता हूँ। नकोलस का वालिद फोत हुआ तो वो 26 बरस का था। ज़ारा की तदफीन की शाही तकरीब जारी थी। नकोलस दोम ने अपने एक करीब तरीन दोस्त को बुलाकर कहा, अभी वो ज़ार बनने के लायक नहीं है, इसकी तरबियत नहीं हुई। दोस्त ने जवाब दिया, नकोलस आपको खुदा ने बादशाहत के लिए मुंतखब किया है, ये फ़ैसला किसी इंसान का नहीं है, इस खुदाई फ़ैसले से मुफर मुमकिन नहीं। रूस का शाही ख़ानदान रासिकुल अकीदा मसीह था। नकोलस ने ज़ार बनना कबूल कर लिया। अगले 23 बरस रूस की बदकिस्मती का वो दौर था जिसमें इसकी बहरिया और बरी अफवाज को हर मकाम पर शिकस्त फाश हुई। जापान ने रूस के 42 बहरी जहाज़ों को सिर्फ आधे घंटे में बर्बाद करके रख दिया। रूस के अवाम गुर्बत का शिकार हो गए। लोग अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने लगे, मगर ज़ार के सिपाहियों ने बेदरेग कत्लेआम करके हर आवाज़ को खामोश करने की भरपूर कोशिश की, जो वक्ती तौर पर तो कामयाब रही, मगर जुल्म और जबर की हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो गई। नकोलस को यकीन था कि इंसानी हकूक़ और जमहूरियत बेकार किस्म के नारे हैं। एक मरतबा किसी सियाने दरबारी ने मशवरा दिया कि इसे जमहूरी हुकूमत बना देनी चाहिए क्योंकि ज़माना बदल चुका है। नकोलस का जवाब था, हुकूमत करने का वाहिद तरीका मजबूत और ताकतवर बादशाहत है। जमहूरियत में सिर्फ बहस व मुबाहसा होता है, लोगों के मसाइल हल करने की इस्तिताअत जमहूरी निज़ाम में मौजूद नहीं होती। दरबारी खामोश हो गया। नकोलस अपने ख्यालात में मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ यह है कि नकोलस एक शहंशाह था और आखिरी दम तक शहंशाह के तौर पर ज़िंदा रहा। 1917 के इनकलाब के बाद नकोलस दोम, अहलिया, बेटा और 4 बेटियों को कम्युनिस्ट हुकूमत ने एक खुसूसी घर में कैद कर दिया। इसे शाही लिबास पहनने की इजाज़त नहीं थी, मगर आम लिबास पहनने के बावजूद वो हरगिज़ आम नहीं था। खाने के लिए पूरे ख़ानदान को सादा गोश्त के टुकड़े दिए जाते थे, जिसे वो मेज़ पर रख कर इस तरह खाते थे कि कोई शाही खाना हो। जो सिपाही कैद खाने में ड्यूटी पर होते थे वो इस ख़ानदान का बावकार रवैया देखकर घबरा जाते थे। पूरे शाही ख़ानदान को अपने अंजाम का अंदाज़ा था, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ऑस्ट्रिया और लंदन के शाही ख़ानदान नकोलस दोम के करीब तरीन अजीज़ थे, मगर आखिरी ज़ार ने कभी इनको ये नहीं कहा कि इनकी जान बख्शी कराई जाए। ज़ार ने यह दरख्वास्त नहीं की कि इसे जलावतन कर दिया जाए। हैरान कुन बात यह है कि इसने रूसी कम्युनिस्ट हुकूमत को ख़त तक नहीं लिखा कि इसे और इसके ख़ानदान को बुनियादी मराद तक हासिल नहीं है। ज़ार ने रूस की किसी अदालत में रहम की अपील नहीं की। इसने पोलिट ब्यूरो को किसी किस्म का मुआफ़ी नामा नहीं भिजवाया और 17 जुलाई 1918 की दरमियानी शब जेलर ने ख़ानदान को बताया कि इन्हें सिक्योरिटी की वजह से किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा है। नकोलस का बेटा माजूर था। रात को 1:30 बजे ज़ार ने अपने बेटे को गोद में उठाया, बीवी बच्चों को साथ लिया और जेलर के हुक्म पर घर के तहखाने में आ गया। वहाँ पहुँचकर सिपाहियों को कहा कि 2 कुर्सियाँ लेकर आओ। एक कुर्सी पर ज़ार ने अपनी बीवी को बिठाया और दूसरी कुर्सी पर अपने माजूर बेटे को। पूरा ख़ानदान इंतज़ार कर रहा था कब ट्रक आए और वो महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक जेलर 6-7 सिपाहियों के साथ अंदर आया। एक कागज़ खोला, ज़ार और इसके पूरे ख़ानदान के नाम पढ़े और बताया कि हुकूमत ने इन्हें सज़ाए मौत दे दी है। ज़ार ने यह कतई नहीं कहा कि इस पर तो कोई मुकदमा सिरे से चलाया ही नहीं गया, इसे तो किसी अदालत में पेश ही नहीं किया गया, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ज़ार वक़ार से खामोश खड़ा रहा और इसे 5 गोलियां मारी गईं। मरते वक़्त भी इसने कुर्सी का सहारा नहीं लिया। ज़मीन पर इस वक्त गिरा जब रूह परवास कर चुकी थी। बिल्कुल यही रवैया इसकी बीवी, बेटे और 4 बेटियों का था।
उन्होंने इंतहाई तहज़ीब और बहादुरी से मौत को कबूल किया। कतन ये नहीं कहा कि इनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, वो बेकसूर हैं। गुजारिशात पेश करने का मकसद सिर्फ़ एक है कि अच्छे और बुरे अंजाम से बेनियाज हुक्मरानों में ज़ाती ग्रेस होनी चाहिए। इक़्तिदार के दौरान अगर इनकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हज़ारों या लाखों नहीं करोड़ों लोगों का नसीब बन जाता है, तो मुश्किल वक्त में भी इन्हें इसी वक़ार का मुज़ाहरा करना चाहिए जो वो इक़्तिदार करते आए हैं। ये ज़ाती किरदार की बुलंदी की निशानदही होती है। सही और गलत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर हुक्मरान के कारनामों और नाकामियों का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ करती है। तारीख़ करने का कतन ये मकसद नहीं कि बादशाहत एक अच्छा निज़ाम है या जमहूरियत को ख़त्म होना चाहिए। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मौजूदा दौर में जमहूरियत वाहिद निज़ाम है जिसके ज़रिए हुकूमत की जा सकती है। मरकज़ी नुक्ता सिर्फ़ एक है कि हुक्मरान तबका हुक्मरानी के अहद के बाद किसी वक़ार और तहज़ीब से मसाइल का सामना करता है। मसाइब ही वो दरसगाह है जहाँ असल किरदार का पता चलता है। इसमें आम आदमी भी शामिल है और बादशाह यानी हुक्मरान भी। इसमें आम सतह के ख़ानदान भी शामिल हैं और शाही ख़ानदान भी। शायद मेरी बात तलख लगे, शायद आपके जहन में यह बात उभरे कि अगली कहने वाली बात मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी, मगर बहुत से अलमियों के दरमियान हमारा अलमिया भी यही है कि ना मुसीबत के वक्त हमारा नाम नहाद शाही ख़ानदान और हुक्मरान कोई वक़ार दिखाते हैं और ना ही अवामी सतह पर इसका मुज़ाहरा किया जाता है। हमारा हुक्मरान तबका मसाइब के सामने पिघल कर मोम बन जाता है। आम लोगों की बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो पैदा ही जलील होने के लिए हुए हैं। दावे से अर्ज़ कर सकता हूँ कि नकोले दोम के पास जितना मालो दौलत था, पाकिस्तान के जमहूरी ख़ानदानों के पास इससे ज़्यादा दौलत हो। ज़ार को तो फिर भी अपने ख़जाने के मुतालिक मालूम था, हमारे हुक्मरान को तो अपने बैनुल अक़वामी असासों और मुनाफे का इल्म ही नहीं है। कौम को तो सिर्फ़ यूरोप या अमेरिका में मौजूद असासों का इल्म है, मगर इनकी जायदाद तो दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों में फैली हुई है। पेरिस से लेकर न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया से लेकर स्पेन, हर जगह इन लोगों के महल्लात, गाल्फ कोर्स, होटल और दीगर जायदादें मौजूद हैं। अगर रास्त तरीके से देखा जाए तो ज़ार तो हमारे जमहूरी बादशाहों से काफ़ी गरीब था, मगर ज़ार और इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क था और है। ज़ार को मुश्किल तरीन हालात में बावकार रहने का फ़न आता था। पाकिस्तान के जमहूरी बादशाहों को पैसा तो बनाना आता है, मगर इनके अंदर मुश्किल वक़्त में आबोताब से रहने का हौसला मौजूद नहीं है। ये अंदर से इस कदर कमज़ोर और बिखरे हुए लोग हैं कि ताज्जुब होता है। अपने दौरे हुकूमत में इनके मुलाजिम खाना लाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर और जेट तैयारे इस्तेमाल करते थे। नौकरों की बात कर रहा हूँ। दौराने हुकूमत पाकिस्तान की मशहूर तरीन ब्यूटिशन सरकारी जहाज़ में इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों से बुलवाई जाती थी ताकि शाही ख़ानदान की ख़वातीन का बेहतरीन मेकअप किया जा सके। कौम से सादगी की अपील करके ये लोग दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियाँ जमा करते थे। लाजिम है कि अगर हुक्मरान कौमी ख़जाने को अपना समझेगा तो दरबारी तो हर चीज़ लूट लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ। मगर हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी गर्म हवा लगी है और उन्होंने वावेला शुरू कर दिया है। शिकवा के अलावा इनकी ज़ुबान पर कोई दूसरा लफ्ज़ ही नहीं है। जेल में इन्हें वो तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं जो पाकिस्तान के 99% लोगों को मुयस्सर नहीं। हद तो यह है कि ये सहूलियात जेल के कवानीन के भी ख़िलाफ़ हैं, मगर गिरिया इस कदर किया जा रहा है कि शायद जेल में इन्हें अज़ियतनाक माहौल में रखा गया है। क्या पाकिस्तान के कैदियों को एयर कंडीशंस की सहूलत मौजूद है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर इनके पास जेल में एयर कंडीशन मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद है, मगर फिर भी ये लोग शाही लोग सख्त नाराज़ हैं, नादिम हैं। ये लोगों के सामने जमहूरियत की बात करते हैं और तन्हाई में मुका करने की कोशिश करते हैं। ये कैमरे के सामने विक्ट्री बनाने का निशान बनाते हैं, मगर दरून खाना दूसरे मुल्कों के ज़रिए अपनी आज़ादी का परवाना हासिल करने की कोशिश करते हैं। मगर यकीन फरमाइए कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मुक़्तदर हल्का साथ नहीं दे रहा।
अफसोस ना इन्हें बावकार तरीके से ज़िंदा रहना आता है और ना ही निकोलस की तरह जुर्रत से मुसीबत का सामना करना आता है। तारीख़ इन्हें किसी नाम से याद रखेगी, ये कुछ दहाइयों के बाद सामने आ जाएगा। ये था आज का आर्टिकल रोज़नामा एक्सप्रेस से राव मंजर हयात साहब का, निकोलस बावकार तरीके से मसाइब को झीलता रहा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।